आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा मसालों का व्यापार पे एक अधिकार हो जाएगा तो इनको मसाला मिलेगा कहाँ से, पॉसिबल ही नहीं, फिर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। और चूंकि तुर्क वाला जो सिस्टम था कि जो कुस्तुनतुनिया पे अधिकार किया था तुर्कों ने, तो तुर्कों से भी कहीं ना कहीं चिढ़ थी। तो हेनरी द नेविगेटर जो है और उसके जो व्यापारी हैं, वो लगातार जो कहा जाता है कि जब यहाँ आने का उद्देश्य था एक प्रकार से मसालों का व्यापार पे एक अधिकार करना था, तो सबसे पहला कि कहीं ना कहीं तुर्कों को एक प्रकार से पूरे व्यापार से निकालना, बाहर करना, और वेनिस और एक प्रकार वेनिस और जेनेवा के जो अधिकारी ट्रेडर्स जो है उनको भी बाहर करना। तो एक मेन उद्देश्य जो आप कह सकते हैं कि मसालों का व्यापार पे एकाधिकार स्थापित करना और तुर्कों के साथ साथ वेनिस एवं जेनेवा के जो व्यापारी हैं उनको इस व्यापार से बाहर करना। ठीक है, तो एक उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य जो आपका आता है वो कहा जाता है कि धर्म प्रचार करना। एक ये वेनिस, जेनेवा और तुर्की व्यापारियों को बाहर करना। ठीक है, एक उद्देश्य ये हो गया। 1453 में एक तो ये क्लियर है। दूसरा ये कहा गया कि राजा तो तैयार था इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार से जो भारत का मसाला है उस मसाले के व्यापार पे एक अधिकार स्थापित करना है। साथ में यह भी था कि जो वहां का पोप था, जो पुर्तगाल का पोप था, तो पुर्तगाल के पोप ने कहा कि हम आपको बाहर जाने का एक अधिकार तो देंगे, लेकिन एक आपको काम करना पड़ेगा कि आप जिस जिस स्थान पे जाएंगे वहां के लोगों को धर्मांतरण करेंगे और ईसाई उनको बनाएंगे। तभी इस बात पे एक 1453 ईस्वी में एक पत्र जारी किया गया पोप के द्वारा इन व्यापारियों को, और कहा गया कि आप जिस भी मार्ग पे, आप जैसे अफ्रीका वाले मार्ग पे, भारत और अफ्रीका वाले मार्ग पे आप अगर जाएंगे और जहां भी आप कंट्रोल करेंगे तो वहां के लोगों का आप ईसाई भी बनाएंगे और धर्म का भी प्रचार, ईसाई धर्म का भी प्रचार करेंगे। तो इसमें दो उद्देश्य, एक तो कहीं ना कहीं, एक तो मेनली है कि वेनिस, जिनेवा और तुर्की व्यापारियों को मसाले व्यापार से बाहर निकालना और व्यापार पर मसाले के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। एकाधिकार स्थापित करना। क्लियर हो गया? अब दूसरा है ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो ये कहीं ना कहीं हिस्टोरियन इस बात को बताते हैं कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के नए मार्ग की खोज का मूल वजह और भारत की खोज करने का मूल वजह कहीं ना कहीं दो तरह का। एक तो मसालों के व्यापार पे एकाधिकार करना और एकाधिकार करके इटली के वेनिस, जेनेवा और तुर्क व्यापारियों को मसाले के व्यापार से बाहर करना, और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो दो मेन उद्देश्य इनका रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उद्देश्य लिख लिया? लिख लिया? तो लिख लो, हाँ करो।
पुर्तगालियों के भारत आगमन का उद्देश्य, ठीक है, पुर्तगालियों के भारत आने का उद्देश्य लिख लो। अब उद्देश्य करके आप ये दोनों लिख लो ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब सपोज दिया जाए कि भारत में पुर्तगाली क्यों आए थे, यूरोपीय व्यापारी में पुर्तगाली क्यों आए थे, उसके पीछे आने का क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य उसका दो उद्देश्य मूल था, एक मसाले के व्यापार पे एक अधिकार स्थापित करना और मुनाफा कमाना, साथ ही कहीं ना कहीं तुर्क और वेनिस और जिनेवा के जो व्यापारी थे उनको इस मसाले के व्यापार से बाहर करना, साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार करना। क्लियर है? अभी जब प्रीलिम्स दोगे ना, तो प्रीलिम्स में ही कई बार जो है उद्देश्य वगैरह पूछता है, कई क्वेश्चंस जो है आपको बनाने को मिलेगा, कई सेट प्रैक्टिसेस वगैरह करोगे उसमें भी इन सब चीजों का जिक्र मिलेगा आपको। तो खाली यही नहीं कि पुर्तगाली कब आए, फ्रांसीसी कब आए, यही सब क्वेश्चंस हमेशा नहीं रिपीट हो सकता है, उद्देश्य भी पूछ सकता है। तो ये दो मूल उद्देश्य है, ठीक है। हो गया राहुल? बैठा दूं? अच्छा, प्रीव्यू करके ऊपर कर दूं? चलो ठीक है, ये भी ठीक है। उद्देश्य, चलो ठीक है ना। अब इसमें मैंने बताया आपको कि कहीं ना कहीं जो देखें कि किस प्रकार से भारत में एक प्रकार से मेन जो उद्देश्य था हेनरी द नेविगेटर का, कि हमें मसालों के व्यापार पे एक अधिकार करना है, ईसाई धर्म के प्रचार करना है। साथ में यह भी था कि कैसे हम भारत में एक राज्य जो है, पुर्तगाली राज्य है, उसकी स्थापना कर सके। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको किसको भेजता है, एक गवर्नर के रूप में किसको भेजता है, कल भी पढ़ाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। तो भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में किसको कह सकते हैं, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ये बताइए कि 1500 कितना था, 1505 से 909 हो गया। क्लियर? अब भारत के पुर्तगाली गवर्नर जब आया तो उसने किया क्या, यह भी एक बड़ा मायने रखता है कि आखिर काम क्या किया। गवर्नर तो बना के भेज दिया गया, लेकिन काम क्या किया। तो कल भी बता, ठीक है, हो गया। चलो ठीक। तो कल भी बताया था आपको कि इस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को साफ निर्देश दिया गया था हेनरी द नेविगेटर के द्वारा कि आपको भारत हम भेज रहे हैं एक गवर्नर के रूप में, तो वहां जाकर के भारत में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करिए, पुर्तगाली साम्राज्य एक प्रकार से स्थापित करिए। लेकिन जो आप वहां पे किला बनाएंगे, जो वहां पे आप राज्य बनाएंगे, वो डायरेक्टली भारत के स्थलीय क्षेत्र पे डायरेक्टली कब्जा न करके हमें सबसे पहला काम क्या करना है, समुद्र पे पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करना है। और समुद्र पे नियंत्रण स्थापित करना है कि सोच लीजिए, इसमें भी कहीं ना कहीं दोहरा जो एक प्रकार से उद्देश्य है वो छिपा हुआ है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एक प्रकार से वास्को डिगामा आया था यहाँ, तो वास्को डिगामा के आने का उद्देश्य क्या था
कि उसने मसालों को एक प्रकार से उसको प्राप्त करना था और मसाले प्राप्त करके उसको ले जा करके उसको कहाँ बेचना था, पुर्तगाल और यूरोप के अन्य देशों में उसको बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमाना था। तो वास्को डिगामा तक तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन चूंकि हेनरी द नेविगेटर ने देखा कि अब सिर्फ हम मसालों के व्यापार से ही मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, बल्कि जो पूरा एशिया, पूरा जो भारत का जो कहा जाता है कि अरब सागर और हिंद महासागर और अरब सागर में होने वाले जितने जो व्यापार हैं, अगर हम इन क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो इसके व्यापार पे भी क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ आपसे बोला जाए कि कहीं ना कहीं पुर्तगाली गवर्नर जब आया तो पुर्तगाली गवर्नर आकर के ज्यादातर यही माइंड में चलता है कि आने के बाद भारत को कैप्चर करने का पूरी तरह प्रयास किया। नहीं, स्टार्टिंग का जो इसका जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इसने स्पष्ट कर दिया था कि मेरा पहला काम जो होगा वो अरब सागर और हिंद महासागर इन दोनों के व्यापार पे कंट्रोल करना है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनके लिए मसाला का जो व्यापार है जो यहाँ से लेके निकलते हैं वह भी सुरक्षित हो जाएगा। तो दोनों काम हो जाएगा, एक तो मसाले के व्यापार से भी अच्छा खासा कमाई हो रहा है और दूसरा ये इस जो महासागर पे कैप्चर करेंगे तो यहाँ से भी शुल्क और जो ट्रेड के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है उससे भी लाभ हो रहा है। तो दोनों उद्देश्य पूर्ति हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे आज भी देखेंगे कि एक साउथ चाइना सी को लेकर के काफी विवाद चल रहा है ना, क्यों चल रहा है? चाइना कहता है कि हमारा है, अब हमारा है, उसका है कि नहीं है ये तो अपने आप में झगड़ा का विषय है। तो साउथ चाइना सी में क्यों है, एक देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको उस क्षेत्र में साउथ चाइना सी जो है पूरे वर्ल्ड का समुद्री व्यापार में सबसे अधिक व्यापार जो होता है वो आपका साउथ चाइना सी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर व्यापार है, अगर उस एरिया पे पकड़ बना लिया जाए तो उस एरिया के बहुत सारे व्यापार को, पूरे वर्ल्ड के व्यापार को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हालांकि उसका दोहरी उद्देश्य भी है, लेकिन आप ये बात समझिए कि इसका ट्रेड जो है अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेड होता है। अब इसलिए भी बड़ा ट्रेड है क्योंकि भारतीय जो अपना व्यापार करते थे, जैसे यहाँ आप देखिएगा कि कालीकट वगैरह या साउथ इंडिया में जो मसाला है वो कई मसाले सिर्फ भारत में ही पैदा नहीं किए जाते हैं, बल्कि कई मसाले ऐसे हैं जो भारत में बाहर से भी लाया जाता था। जैसे श्रीलंका का नाम सुना है ना, ये श्रीलंका, थोड़ा सा दूर बना रहा हूं, चलिए यहां पर बना, ये श्रीलंका का इलाका। ठीक है, तो श्रीलंका से कहा गया कि जब ये पुर्तगाली आए तो यहां से भारत से मसाला तो ले ही जाता था, लेकिन श्रीलंका से भी बहुत सारा मसाला और जड़ी बूटी जो है ये मालाबार के तट पे पहुंचता था। मालाबार के तट में दो प्रमुख बंदरगाह, एक बंदरगाह कौन, कल बताया था, किसका नाम बताया था, कोचीन बताया था, कोचीन और कन्नूर। तो पुर्तगालियों ने इन दोनों को ऐसे ही नहीं कैप्चर किया था, इसके पीछे का बड़ी वजह था। ठीक है, क्योंकि जो श्रीलंका से माल आता था, श्रीलंका से जो मसाला आता था तो इसी मालाबार के तट पे आता था। तो मसाला जो है मालाबार के तट पे, तो कोचीन पे और कन्नूर के जो बंदरगाह है इन दोनों बंदरगाह पे आता था। तो इसीलिए पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन पे कब्जा किया और 1505 ईस्वी में इस पे कन्नूर पे कब्जा किया। ठीक है, तो ये मालाबार का जो मालाबार कहा जाता है, मालाबार तट का बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह। तो मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह कोचीन और कन्नूर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक प्रकार से ना सिर्फ आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो गुजरात है, गुजरात की इलाका जो है इसमें भी 3 बंदरगाह था।
ठीक है, इसमें भी 3 बंदरगाह था और बहुत ही प्रमुख, क्योंकि ये जो गुजरात वाला बंदरगाह था, ये दोनों बंदरगाह जो है ना, ये मूलतः किसके लिए फेमस है? मसाला के लिए, ठीक है, मसाला के लिए। और ये गुजरात वाला जो है वो ज्यादातर आपको कपड़े के लिए फेमस था, ठीक है। तो जो एक प्रकार से कॉटन का कपड़ा जो कहा जाता है, सूती वस्त्र कहा जाता है, सूती वस्त्र के लिए ये फेमस था गुजरात के बंदरगाह। और ये मालाबार वाला जो था, मालाबार वाला किसके लिए? मसाला के लिए। तो मसाला के व्यापार पे कंट्रोल हो गया। अब आगे चल करके उसने सोचा कि कैसे गुजरात वगैरह पे भी करे। तो गुजरात पे तुरंत तो नहीं हो पाता है, लेकिन आगे चल करके आपको बताऊंगा। तो लगभग 1535 ईस्वी में दीव पे कंट्रोल होता है, ठीक है, बेसिन पे 1534 में, और 1535 ईस्वी में दीव पर उसका कंट्रोल होता है। बेसिन 1534 और 1535 में दीव पर। अब ये देखिए फ्रांसिस्को, हाँ, बेसिन बेसिन 1534। कई जगह पे आपको क्लियर मेंशन नहीं मिलेगा इसका, लेकिन और 35 दीव, 1535 दीव पे। अब लिखना ही है तो लिख लो। चलो मैं लगातार इसमें लिखवा देता हूं, क्योंकि अगर मैं चेंज करूंगा, वो गवर्नर का जो टाइम रहा है, उस गवर्नर के टाइम पीरियड में ही चेंज होते रहा। तो तीसरा क्या आपको लिखवाया अभी? बेसिन, बेसिन 1534, और चौथा दीव 1535। लेकिन इसके पहले एक बड़ा 1505 के बाद आप मानिएगा तो आपको गोवा जो है, गोवा भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, जिसको 1510 में कैप्चर किया गया था, ठीक है। अब गोवा की कहानी थोड़ी सी अलग है। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब 1510 के बाद थोड़ा सा और लीजिए, 3 4, 1510 के बाद 1511 में, 1511 में मलक्का, मलक्का, मलक्का पे कंट्रोल हुआ। मलक्का जल संधि का नाम सुना है? मलक्का कहाँ है? अभी कुछ साल पहले, 2 साल या 3 साल पहले, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा है, साउथ ईस्ट एशिया और भारत के बीच व्यापार को जोड़ने वाला जो महत्वपूर्ण जल संधि है वो ये, ठीक है, मलक्का जल डमरू मध्य का नाम सुना है? हाँ, वही मलक्का है। ये मलक्का 1511 में मलक्का पे कंट्रोल, ताकि साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार पे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद है आपका 1511 के बाद ये फारस की खाड़ी में होमुर्ज है, हामुर्ज भी बोलते हैं, होमुर्ज भी बोलते हैं, हामुर्ज लिख लीजिए, हामुर्ज 1515 में, ठीक है, हामुर्ज पे 1515 ईस्वी में। होमुर्ज भी लिखते हैं, हामुर्ज भी लिखते हैं। ये फारस की खाड़ी में है, फारस की खाड़ी में। ए, हाँ, मलक्का जल संधि। भारत का पूरा, पूरा भारत, हिंद महासागर, और आपका जो इधर का है साउथ ईस्ट एशिया, इन दोनों के बीच का आप देखिएगा तो मलक्का जल संधि ही है, क्रॉस करने वाला, ठीक है। इसी पे आपका ये जो है वो कब्जा किया था, ताकि साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार को भी कंट्रोल किया जा सके। ये समझ लीजिएगा, ये 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली आ रहा है, लेकिन इसका कंट्रोल जो है पूरा समुद्र पे 17वीं शताब्दी तक रहता है। लगभग 200 साल तक जो है ये जो पुर्तगाली है वो पूरे समुद्र पे अपना एक अधिकार स्थापित किए हुआ था। जब डच आता है, तब डच जो है वो जब कंट्रोल करता है साउथ ईस्ट एशिया इलाके को, तब भारत वाले इलाके को भी कंट्रोल करने लगता है। तब जाकर के डच ही उसको जो है पुर्तगालियों को
भगाता है और रिप्लेस पूरा करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हामुर्ज, उसके बाद बेशिन 1534 और दीव 1535, क्लियर हो गया। अदन पे भी हामुर्ज फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में लाल सागर पे भी कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन लाल सागर पे कंप्लीटली प्रभाव नहीं हो पाया था। अदन पे कहा गया कि अदन पे भी कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अदन पे भी कंट्रोल पुर्तगालियों का नहीं हो पाया था। लेकिन तीन जो सेक्टर है, एक प्रकार से जो कहा गया कि कोचीन, सॉरी, एक गोवा, दूसरा मलक्का और तीसरा हामुर्ज, ये तीन ऐसे बंदरगाह है जिससे पूरा एशिया का व्यापार जो है वो लगभग संचालित करते थे। ये तीन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, गोवा, मलक्का और हामुर्ज। गोवा किसके लिए? अगर भारत के मसालों पे व्यापार पे कंट्रोल करना है, भारत के व्यापार पे कंट्रोल करना है, तो उसके माध्यम से गोवा से किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा, अगर साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार पे कंट्रोल करना है तो उसके लिए मलक्का। और तीसरा आप देखिएगा इधर वाला इलाका में आ जाएगा, ये जो है आपका अरेबियंस वगैरह जो आता है इधर, ये फारस की खाड़ी वाला इलाका जो है, इस फारस की खाड़ी वाला में होमुर्ज था, ये होमुर्ज। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अरब के व्यापार पे भी अगर कंट्रोल करना है, तब किस पे? फारस की खाड़ी वाला होमुर्ज बंदरगाह इंपॉर्टेंट था। साउथ ईस्ट एशिया के देश के व्यापार पे कंट्रोल करना, तब कौन था महत्वपूर्ण? मलक्का। और तीसरा भारत के व्यापार पे गोवा। आगे चल करके ये गोवा कहा जाता है कि 1530 के आसपास, 1530 के दशक में एक प्रकार से इसको पुर्तगाली का जो पूरा साम्राज्य था, उस साम्राज्य की राजधानी बना दिया जाता है। गोवा जो है वो पुर्तगालियों की एक प्रकार से राजधानी और हेड क्वार्टर के रूप में पूरा काम करता है। ठीक है। यही गोवा से सारा अपना कार्यवाही जो भी है, कार्य का एवं व्यापार का, युद्ध नीति तक भी जो बनाई जाती थी, वो कहाँ बनाया जाता था? गोवा में। ये गोवा अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। इसलिए कहा भी जाता है सबसे ज्यादा अगर कहीं पुर्तगालियों का पकड़ था तो गोवा पे, और इसका प्रभाव भी देखा जा सकता है क्योंकि गोवा में ज्यादातर पहले जो नॉन हिंदू, मतलब हिंदूज और नॉन हिंदूज, हिंदूज के साथ साथ नॉन हिंदूज जो थे, क्रिश्चियंस नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह जो है उनके मंदिरों वगैरह को नष्ट कर दिया गया। और मंदिरों को नष्ट करने के साथ साथ वहां की जो आबादी है उसको भी पूरी तरह चेंज करने का प्रयास किया गया। इसी प्रयास में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद जस्ट बाद जो आएगा अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क क्या करता है? अल्बुकर्क महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किसको देता है? पुर्तगाली अधिकारियों को, पुर्तगाली लोगों को कहता है कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करिए ताकि हमारी पुर्तगाल की जो पुर्तगाली आबादी है उसको बढ़ाया जा सके और इस इलाके को पूरी तरह कैप्चर किया जा सके। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी नहीं कर रहा है मोहित, वीडियो बनाओ, इसको आज सुनाते हैं, दिक्कत कर रहा है ना। चलिए, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में आपको अगर लिखना भी हो तो एक क्या लिख लीजिएगा? वाटर, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर के बारे में आप बताइए, तो आप फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का सबसे पहला जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, एक हो गया इसका, एक ये हो गया ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही कहीं ना कहीं कोचीन और कन्नूर में
क्या किया गया था? कब्जा किया गया था। और पूरा जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं व्यापार, जो मसाले का व्यापार है, उस पर एक अधिकार स्थापित किया गया था। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अरब सागर और हिंद महासागर के जो पूरा समुद्रिक व्यापार था, उस व्यापार पे कंट्रोल करने का काम किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसके तहत? ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, शांत जल की नीति। क्लियर हो गया? दूसरा इसका था कि चूंकि, जब एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति या कोई समुदाय पहले से अगर कोई व्यापार करता चला आ रहा और उसके व्यापार को अगर ठेस पहुंचाया जाए और उसके व्यापार को छीना जाए, तो क्या वो विद्रोह नहीं करेगा? करेगा ना। तो यही हुआ अरब के व्यापारियों के साथ। तो अरब का व्यापारी, मिस्र का, और जो कहा गया ये जो गुजरात वाला है ना, ये गुजरात का शासक, चूंकि आगे चल करके आपको जो है बेसिन और दीव पर भी जो है पुर्तगाली कब्जा करते। तो ये कहा गया कि 1509 ईस्वी में 3 सेना, एक गुजरात का महमूद बेगड़ा गुजराती शासक, महमूद बेगड़ा, ठीक है। दूसरा मिस्र और तुर्की। तुर्की व्यापारी, ये तीनों ने मिल करके एक बड़ा युद्ध किया। किसके साथ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के साथ, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और इन तीनों की सेना मिल करके इससे पुर्तगाली गवर्नर से युद्ध किया, ठीक है। अब ये युद्ध क्यों हुआ? तो क्लियर है कि गुजरात का महमूद बेगड़ा जो है वो शासक, गुजराती शासक है, वह भी नहीं चाहता था कि पुर्तगालियों का हस्तक्षेप ज्यादा हो। अब ये पुर्तगाली जैसे ही इस पे कंट्रोल किए, कोचिन कन्नूर पे, और इस पे प्रयास करने लगे, गुजरात के जो बंदरगाह भड़ौच था, उन सब बंदरगाहों पे एक प्रकार से कहीं ना कहीं कब्जा करने का प्रयास किया गया। तो महमूद बेगड़ा को लगा कि यह ठीक नहीं है, अब इसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी समय सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित था तो वो तुर्की व्यापारी, ठीक है, और मिस्र के। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपको तुर्की और मिस्र नहीं कई जगह पे मिलेगा, कई जगह पे सिर्फ और सिर्फ अरबी व्यापारी मिलेगा, ठीक है। तो अरबी व्यापारी, चूंकि भारत के मसालों पे किसका कंट्रोल था पहले? अरब के व्यापारियों का। तो अरब के व्यापारियों ने जैसे ही वास्को डी गामा भी आया था, उस समय भी उन्होंने विद्रोह किया था कि ऐसा है कि वास्को डी गामा को यहाँ एंट्री ना दिया जाए। उसके बाद भी जो आया, उसकी जलबेड़ा आया, तो उसका भी कहीं ना कहीं लगातार विरोध किया, और दोनों के बीच में काफी बड़ा युद्ध भी हुआ था। क्यों? इसके पीछे का वजह यही था कि अरब के व्यापारी ही मसालों के व्यापार पे एकाधिकार स्थापित किए हुए थे। अगर ये पुर्तगाली आया, और पुर्तगाली कोचिन और कन्नूर, जो कि मालाबार तट का मसाला के व्यापार के लिए प्रमुख था, अगर इस पे पुर्तगाली कब्जा कर लिया, तब फिर उनके हाथ से तो व्यापार वैसे भी निकल जाएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यही हुआ कि जब ये दोनों पे कैप्चर किया गया, तो कैप्चर करने के बाद तुर्क के व्यापारी, और या मतलब आप सीधा सीधी कहें कि अरब के व्यापारी, और चूंकि गुजरात का शासक भी कहीं ना कहीं इससे त्रस्त था, तो ये तीनों की सेना मिल जाती है 1509 में, और ये तीनों की सेना मिल करके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के साथ युद्ध करता है। इस युद्ध में स्टार्टिंग में तो लगता है कि इसको जीत मिल जाएगा, और जीत मिलने के पीछे का वजह यह भी था कि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो पुत्र था, जो बेटा था, वह भी इस युद्ध में लड़ रहा था, और इसका बेटा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा जो है, इस युद्ध में मारा गया था। लेकिन आगे चल करके जस्ट 1 साल के बाद 1509-10 2 साल एक प्रकार से ये युद्ध चलता है। तो अंततः फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इन तीनों की सेना को हराता है, और हरा करके जब ये हरा देता है, तो एक प्रकार से समझिए कि पूरे भारत के मसालों के व्यापार, या जो पूरा व्यापार है, उस पे पूरा पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है।
क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्लियर? तो अब पूछा जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यही दो है इसका मेन, ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी और 1509 ईस्वी में इन तीनों की गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा मिस्र और तुर्की व्यापारियों के साथ में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने युद्ध किया और युद्ध करके पूरी तरह उसको कंट्रोल कर लिया। और कुछ पूछना है इसमें? कोई सवाल जवाब पूछना तो जल्दी बताओ, नहीं तो फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क पे पहुंचेंगे। अल्फांसो आम का नाम सुना है? कहीं ऐसा ही तो नहीं अल्फांसो इसे से जुड़ा हुआ है? कैसे? हाँ, अब ये बात तो हम पूरी तरह सही से नहीं बोल पाएंगे, हमें भी नहीं पता है। हो सकता है भाई, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हाँ, अल्फांसो मुंबई महाराष्ट्र वगैरह में ही आम जो है बहुत फेमस आम है। जर्दालू आम खाया है? जर्दालू आम, लंगड़ा आम। लंगड़ा आम। और यहाँ के बनारस का कौन सा आम होता है? दशहरी, दशहरी चौसा। अच्छा, और लंगड़ा? लंगड़ा तो यूपी बिहार पूरे में चलता है। हाँ? सिंगरावा, सिंगरावा, सिनुरहवा, सिंदूरी, छोटा छोटा जो होता है। एक बीजू आम भी कहते हैं ना उसको, बीजू, वो तो बहुत मीठा होता है। वाह वाह वाह, वो नेचुरली बहुत मीठा होता है ना। बीजू आम बहुत जल्दी खराब होता है, देसी आम है तो बहुत जल्दी खराब होता है, लेकिन होता बहुत मीठा है। एक आध पेड़ से गिरा हुआ मिल जाए तो खा लीजिए, तो चीनी की जरूरत नहीं पड़ेगा। लिख लिया है? हो गया तो आगे बढ़े। चलिए, ये मिटा दे रहा हूं। अच्छा, इसको रहने दूं? अच्छा, आप भी कह रहे थे ना कि आपको कुछ चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं ये दे दूंगा आप लोग को। मोहित, एवरीडे की क्लास का जो है ना पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर देना, इन लोग के ग्रुप में भी सेंड कर देना ताकि दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर जो है, वो दूसरा गवर्नर कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कब से कब? ये कहा गया 1509 से 15 में, 1509 से 1515। 1504 से 9 कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा। और देखो कई बार कंफ्यूजन होगा, तो एकदम ध्यान रखना, कुछ नहीं। एबीसीडी याद है? तो ए के बाद क्या आता है? बी। अल्फांसो का मतलब ए। अल... अच्छा, अल्बुकर्क का अल्फांसो यही है, दोनों है। पहले वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था ना, अल्मीडा। तो ए का मतलब अल्मीडा। अच्छा, अच्छा, मैं ये अल्बुकर्क के बारे में कह रहा था। ए बी, बी से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा वो कर, नहीं ये कंफ्यूजन वाली है, ये कई बार एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ए से दोनों का नाम है, एफ ए कर सकते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, एफ ए। ए मतलब अल्फांसो, तो क्लियर हो जाएगा, फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्लियर आ जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में अगर हम देखें जाने, तो ये दूसरा समय था जब ये गवर्नर के रूप में भारत आया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में जो आया था वो कहा जाता है 1503 ईस्वी में। एक जो उस समय जब जहाजी बेड़ा जो आया था, पुर्तगाली जो कब्जा करना चाहते थे कोचीन पे, जो बड़ा युद्ध हुआ था, तो उस समय एक जहाजी बेड़ा का नायक के रूप में, मतलब सेनापति के रूप में
अल्बुकर्क आया था। कब? 1503 में। 1503 में। और 1503 में आने के बाद यही अल्बुकर्क ने क्या किया था? कोचीन पे 1503 में अल्बुकर्क ने ही कब्जा किया था, और 1505 में कन्नूर पे। ठीक है, तो ये अल्बुकर्क का ही देन था, उसी समय से स्टार्टिंग है इसका। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं औपचारिक तौर पे उसको जब अल्बुकर्क को गवर्नर बना के भेजा जाता है, तो भारत का पुर्तगाली गवर्नर, दूसरे पुर्तगाली गवर्नर के रूप में किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कहीं ना कहीं जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, तो इसको साफ साफ निर्देश रहता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जब एक प्रकार से यहां से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जाता है, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के जाने के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, तो इसमें ये कहा जाता है कि जो एक पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही थी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो चल रही थी, तो हालांकि कई जगह आपको मिलेगा कि ये आया तो पूरा जो है भारत का स्थलीय क्षेत्र पे भी कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन इस बात के साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो समुद्री व्यापार पे एकाधिकार की जो बात की जा रही थी, तो उस समुद्री व्यापार के एकाधिकार में कहीं ना कहीं अल्फांसो डी अल्बुकर्क का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये जो मालाबार का तट वाला था ना, कोचीन और कन्नूर, इन दोनों पे भी अल्बुकर्क ने ही स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, और जो दूसरा अब आया एक 1511, तो 1511 में कौन सा बताया था? इधर वाला मलक्का। तो 1511 में जब किया गया, तो किसका कार्यकाल है? 1509 से 15। इसका मतलब कि 1511 में किसने किया? अल्बुकर्क ने किया। ठीक है, तो मलक्का पे अधिकार, दूसरा हामुर्ज, या हामुर्ज 1515। और उसके बाद ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक साउथ एशिया के पूरे व्यापार पे कंट्रोल करने वाला, और दूसरा एक प्रकार से अरब के जो व्यापार था उस पे कंट्रोल करने वाला, फारस की खाड़ी पे कंट्रोल करने वाला कौन था? हामुर्ज था। तो अल्फांसो डी ये जो आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो आया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया कि एक प्रकार से ये हिंद महासागर, अरब सागर पे पूरा कंट्रोल करने का तो प्रयास किया ही, लेकिन उससे आगे बढ़ करके अल्बुकर्क ने क्या किया कि न सिर्फ भारत के सामुद्रिक व्यापार पे कंट्रोल करना है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया, इसके व्यापार पे भी कंट्रोल करना है। तो किस पे कंट्रोल करना होगा? मलक्का पे। और इधर जो अरब वाले थे, तो इस अरब पे या फारस की खाड़ी जो कहा जाता है, तो फारस की खाड़ी वाला व्यापार जो है उस पे जब कंट्रोल करना था, तो किस पे कब्जा करना था? हामुर्ज पे। ये काम किसने किया? अल्बुकर्क ने। एक प्रकार से कहा जाए तो अल्बुकर्क जब गवर्नर के रूप में भारत आया, तो न सिर्फ समुद्री व्यापार, भारतीय समुद्री व्यापार पे कब्जा किया, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के समुद्री व्यापार पे भी, और अरब का जो फारस की खाड़ी वाला व्यापार है उस पे भी कब्जा करने का प्रयास किया। तो इसीलिए कहा जाता है आगे चल करके कि पुर्तगाली व्यापारी जो है वो ज्यादातर जो एक साम्राज्य स्टैब्लिश किया था, उसका साम्राज्य का नाम था एक प्रकार से समुद्र का साम्राज्य। ठीक है, समुद्री साम्राज्य, स्थलीय साम्राज्य नहीं, समुद्री साम्राज्य, इसीलिए उसको कहा भी जाता है समुद्र का स्वामी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसमें ये बताइए कि इसके बाद अगर देखें, अल्बुकर्क का ये काम तो हो गया कि कहीं ना कहीं उसने मलक्का, हामुर्ज पे एक प्रकार से अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। अब इसके बाद ये चाहता था न सिर्फ भारत के समुद्री व्यापार और अन्य देशों के समुद्री व्यापार पर कब्जा हो, बल्कि भारत के अंदर भी चाह रहा था
कि कैसे कब्जा हो, तो उसके लिए भी उसने प्रयास किया। सबसे मूल बात कि जो गोवा, ये जो गोवा था, तो 1510 ईस्वी में जब गोवा पे कब्जा किया, तो गोवा पे कब्जा करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां के, अब एक लाइन में आप लोग को लिख देगा कि यूसुफ आदिल शाह से युद्ध किया गया और युद्ध में जो है हरा दिया, और हरा करके जो है पुर्तगाली ने कब्जा कर लिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी अगर देखें तो लंबी कहानी है। एक 1510 ईस्वी में जब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पुर्तगालियों ने अटैक किया, तो उस समय अटैक, पहला जो अटैक हुआ था, उस पहले अटैक को जो वहां का शासक यूसुफ आदिल शाह जो था, उसने हरा दिया था, पुर्तगालियों को हरा दिया था पहला वाला। लेकिन उसके बाद दोबारा पुर्तगालियों ने गोवा पे अटैक किया, और जब दोबारा अटैक किया तो उस समय यूसुफ आदिल शाह जो कहा जाता है कि बीमार पड़ा हुआ था। तो बीमार की अवस्था में बहुत ज्यादा उसका सैन्य शक्ति मजबूत नहीं था। आगे चल करके उसका बेटा जो है वह प्रयास करता है, और उसके द्वारा जो सेनाधिकारी जो है भेजा गया था, वह भी लगातार प्रयास करता है। लेकिन अंततः 1510 ईस्वी में कहा जाता है कि दूसरी बार जब इसने हमला किया पुर्तगालियों ने, तो 1510 ईस्वी में गोवा को कब्जा कर लिया। तो ये यूसुफ आदिल शाह जो एक प्रकार से बीजापुर का शासक था, वो काफी शक्तिशाली शासक था, और शक्तिशाली तो था, एक बार हरा भी दिया था, लेकिन दोबारा जब पुर्तगालियों ने अटैक किया तब 1510 में गोवा पे कब्जा कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ एक कहानी और है कि जिस सेनापति को यहां गोवा भेजा था, और वो सेनापति जब पुर्तगालियों से हार गया, तो वो अपनी हार नहीं माना था। पुर्तगाली, वो मतलब यूसुफ आदिल शाह का जो सेनापति था, वो हार तो गया था, फिर भी वो रियलिटी रूप में अपने आप को हार नहीं माना था। इसीलिए कहा जाता है कि गोवा पे जब स्टार्टिंग में एक्शन लिया पुर्तगाली और उसको कब्जा किया, लेकिन वहां पे रह पाना पुर्तगालियों का बड़ा मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो सेनापति अपने आप से हार नहीं माना था, इसलिए बार बार पुर्तगालियों पे अटैक करता था, गोवा पे अटैक करता था, और अटैक करके पुर्तगालियों को काफी हद तक परेशान किया। काफी सालों के बाद ही, यही इसीलिए कहा जाता है कि 1530 में आगे आने के बाद जो है वो ये गोवा को एक राजधानी के रूप में स्टैब्लिश कर पाता है। तो ये लगातार प्रयास तो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि वहां के शासकों ने ऐसे ही छोड़ दिया और छोड़ करके डायरेक्टली जो है पुर्तगालियों को देकर के समर्पण कर दिया, ऐसा नहीं था। लगातार इस पे कई बार जो है गोवा पे अटैक हो चुका था। क्लियर है? अब यही गोवा को आगे चल करके आप देखिएगा तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क करता है क्या कि इसकी जो एक पॉलिसी है, एक पॉलिसी के तहत मलक्का और हारमुज और गोवा पे कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अब इसके बाद दूसरी इसकी जो पॉलिसी थी कि कैसे हम पुर्तगालियों की अपनी जो संख्या है उसको वृद्धि करें। उस संख्या वृद्धि के लिए दूसरा पॉइंट इसका है पुर्तगालियों को भारतीय महिला से विवाह को प्रोत्साहन और संख्या वृद्धि। संख्या वृद्धि साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में अगर जाने तो 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा है। तो होमुर्ज जो इसका लास्ट जो है, लास्ट कार्यकाल जो मिलेगा वो होमुर्ज पर कब्जा मिलता है। ठीक है, यही होमुर्ज पे कब्जा करने के बाद एक प्रकार से भारतीय समुद्री व्यापार पे कंट्रोल,
साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार पे कंट्रोल और फारस की खाड़ी के व्यापार पे कंट्रोल करने के साथ साथ भारत में ईसाई धर्म का प्रचार के लिए और पुर्तगालियों की संख्या वृद्धि करने के लिए वो जो प्रयास किया था, यही इसका जो है मेन अचीवमेंट्स जो है वो माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। क्लियर हो गया? तो बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद नीनो डी कुन्हा आएगा, उसका जो है उसका थोड़ा सा ज्यादा है। वही जो है आपका चल करके आगे जो ये गुजरात वाला इलाका है तो वो कब्जा करता है। तो गुजरात में कौन? बेसिन, दीव, और आगे चल करके कहीं ना कहीं देखिएगा आदन की खाड़ी और लाल सागर, उस पे भी कब्जा करने का वो प्रयास करता है। लेकिन अदन की खाड़ी और वो जो आदन और लाल सागर वाला है वो क्षेत्र कब्जा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अब इसी दौरान जो आपको मैंने बताया था कि जब समुद्री व्यापार पे कब्जा कर लिया, तो समुद्री व्यापार पे कब्जा करने के बाद कार्टेज सिस्टम जो है, कार्टेज सिस्टम ला करके परमिट, चूंकि भारत में ये जो भारतीय समुद्री व्यापार जो है, जो भी कोई अगर समुद्र में व्यापार करना चाहता था, भारतीय समुद्र में व्यापार करना चाहता था, उससे एक प्रकार से शुल्क लेने का काम जो है कौन करता था? पुर्तगाली। अगर नहीं देता तो फिर क्या होता? भाई पैसा मत दो, सीधा सीधी काम है, तुम जाओ व्यापार करो, तुम्हारी जहाज को ही हम लूट लेंगे। तो ये एक भय का माहौल जो है क्रिएट करने में भी कहीं ना कहीं अल्फांसो डी अल्बुकर्क का बड़ा योगदान रहा। ठीक है, और उससे कहीं ना कहीं ज्यादातर व्यापारी जो है, हालांकि व्यापारी कहीं ना कहीं कुछ अरब व्यापारियों के बारे में यह भी बताया जाता है कि मसाले का, काली मिर्च के व्यापार पे एकाधिकार अगर किसी का था तो पुर्तगालियों का, और काली मिर्च का व्यापार कोई नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी अरब के व्यापारी इतने चालाक थे और इतने तेज निकले कि उन्होंने, जैसे आज देखते नहीं कि अगर कुछ नशीली दवा आनी है भारत में, जैसे अफीम वगैरह, तो उसका उस पर तो रोक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो अरब के व्यापारी थे, जब सामान अपना ले जाते थे तो ऊपर कुछ और सामान रखा जो सामान ले जाने लायक है, और उसके अंदर में घुसा करके काली मिर्च जो है वो डाल देता था। और काली मिर्च जो है अगर उसको यहाँ से अरब पहुंचाना है तो डायरेक्टली उसको क्या करता था, उसके सामान के नीचे रख दिया, वो थोड़ा सा सामान पहुंच जाता था। तो जैसे ये कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने जिस प्रकार से एक मसाले के व्यापार पे एक अधिकार करके काली मिर्च पे कंट्रोल करने का प्रयास किया, उतना ही ज्यादा भारतीयों के द्वारा कहा गया कि कहीं ना कहीं अरब के व्यापारियों द्वारा उनका एक प्रकार से पायरेसी भी किया गया कि यहाँ से कैसे जो है मसाला जो है वो निकले। हालांकि प्रयास पुर्तगाली, ये पता चल चुका था पुर्तगाली को कि कहीं ना कहीं जो हमारी सिस्टम है उस सिस्टम में पूरी तरह काली मिर्च को रोक पाना असंभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से छिपा के, अब कितना कितना जांच करेगा कोई, कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएगा। तो ये कहा गया कि जो मिर्च, जो काली मिर्च जाता था, कई बार इस माध्यम से तो जाता है, इस समुद्री माध्यम से, कई बार यहाँ पे ये समुद्र का गुजरात और अरब के बीच में आप देखिएगा ना, दूरी बहुत कम है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी दूरी नहीं है। इस दूरी से यहां से अगर गुजरात के तट से निकला और अरब पहुंचा, अरब पहुंचने के बाद ये जो लाल सागर वाली खाड़ी है ना, लाल सागर की खाड़ी के पास पहुंचा करके फिर उसको क्रॉस करवाता था। ठीक है, तो ये देखा गया कि स्टार्टिंग में जितना ही प्रभाव बनाने का प्रयास किया पुर्तगालियों ने, उसी माध्यम से, उसी के विरुद्ध में कहीं ना कहीं दूसरे तरफ से भी जो है वो काली मिर्च निकल रहा था। ठीक है, तो ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं व्यापार पे प्रयास तो किया, लेकिन अरब के व्यापारी इतने भी बेकार नहीं थे कि वो पायरेसी करके अपना व्यापार नहीं चला सकते थे, इसलिए कुछ हद तक चलता है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आगे चल करके जैसे जैसे पुर्तगाली का व्यापार का कंट्रोल ढीला होगा, वैसे वैसे उस जो इलीगल सामान है, इलीगल जो काली मिर्च है, उसकी संख्या जो है दिन ब दिन
बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक तरफ क्या हो गया, पानी पानी नहीं लेके आए हो क्या? तो क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं पुर्तगाली एक प्रकार से प्रयास कर रहे थे कि काली मिर्च पे मेरा ही अधिकार रहे, किसी और का अधिकार ना रहे। तो स्टार्टिंग में जब शक्तिशाली था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे पुर्तगाली कमजोर होने लगे वैसे वैसे काली मिर्च की जो पायरेसी, एक प्रकार से इलीगल जो व्यापार है, वह और ज्यादा बढ़ने लगा था। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल मिलता है। क्लियर है? अब लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ? तीसरा शासक, तीसरा शासक नीनो डुकुन्हा थोड़ा लंबा है, जाऊंगा तो फिर सर आएंगे तो फिर दिक्कत होगा, उसका लंबा है। तो इसको दो लिख लीजिए, अगर लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए या छोड़ दे, लिख लिया आपने? चलिए ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, गोवा, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। अब अगर हम इस पे बात करें दो चीज पे, आप इतना तक आप जान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं पुर्तगाली तो था, तो पुर्तगालियों का लगातार जो कहीं ना कहीं समुद्री व्यापार पे एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, तो इस व्यापार पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ भारत के शासकों को भी दिक्कत होना शुरू हो गया था। अब ये सवाल उठता है कि पुर्तगाली क्यों इतना सफल हो रहा था? पुर्तगाली अब पहले कोचीन पे भी कंट्रोल कर लिया, कन्नूर पे भी कंट्रोल कर लिया, गोवा पे भी कंट्रोल कर लिया, गुजरात का जो बेसिन दीव इन सब पे भी कंट्रोल कर लिया, उसके बाद मलक्का, हामुर्स वगैरह इन सब पे भी कंट्रोल किया। लेकिन क्या ऐसी वजह थी जो भारतीय तट और भारत के जो मुख्य बंदरगाह थे उन पे कब्जा पुर्तगालियों द्वारा किया जा रहा था? क्या ऐसी बड़ी वजह रही होगी? क्यों भारतीय नहीं रोक पाए? सोचिए, क्या हुआ? जाओ पानी पी के आओ, पानी पीना तो पानी पी के आओ, बॉटल है, बॉटल पानी ले आओ, दे दो उसको। हाँ बताओ सर्विस, कुछ पढ़े हो? क्यों, क्यों इतना सक्सेसफुल रहा? क्यों यूसुफ आदिल शाह के बाद फिर कोई उस पे, जैसे एक बार कहा गया कि ठीक है पुर्तगालियों ने गोवा पे अटैक किया, कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन कंट्रोल करने के बाद भी अगर उसका एक जो सेनापति है वो अगर युद्ध लड़ रहा है तो और लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया? उचित मूल्य मिल रहा था। अच्छा, एक रीजन ये, और कोई? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि है? आर्मी हथियार था। हाँ ये बात सही है कि आर्मी था, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्मी नहीं था उसके पास, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप देखिएगा जिस समय पुर्तगाली साम्राज्य एस्टेब्लिश हुआ तो पुर्तगाली साम्राज्य में दे दो, ले लो, पचास बंदरगाह, कब्जा। और दूसरा, दूसरा जो बताया जाता है कि 100 जहाजी बेड़ा, ठीक है। एक पुर्तगाली साम्राज्य जो है इतना बड़ा हो चुका था
कि पुर्तगाली साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि पूरे पुर्तगालियों का भारत में मलक्का उलक्का ले करके 50 बंदरगाह पे उसका कब्जा था और लगभग 50 किला और उसके आसपास का पूरा एरिया जो है, इन 50 किलो के आसपास का पूरा एरिया उस पे पुर्तगालियों का कंट्रोल हो चुका था। तो अपने आप में एक बड़ा इलाका, ठीक है। 50 बंदरगाह का मतलब समझिए उस समय कि पूरे व्यापार पे लगभग एशिया के पूरे व्यापार पे लगभग कब्जा करना, ये था आपका पुर्तगाली। तो पुर्तगाली साम्राज्य में बताया जाए तो 50 बंदरगाह पे कब्जा, और 50 बंदरगाह में भी आपको मैंने बताया कि एक गोवा जो अपने आप में इंपॉर्टेंट था भारत के व्यापार के लिए, दूसरा साउथ ईस्ट एशिया के लिए मलक्का, और तीसरा फारस की खाड़ी के व्यापार के लिए हामुर्ज। ये 3 था। 3 के अलावा भी 47 बंदरगाह जो है पुर्तगालियों के कब्जे में आ चुका था, और 100 जहाजी बेड़ा था। इसका मतलब कि नौसेना जो थी, पुर्तगालियों का नौसेना जो है वो काफी शक्तिशाली था। इसीलिए आप देखिएगा अब इतना शक्तिशाली तो भारत के शासकों के पास भी नौसेना इतनी नहीं थी। जिस टाइम में ये पुर्तगाली था यहाँ पर, अगर उस समय भारत के शासक इब्राहिम लोदी वगैरह की मूल शासक की बात करें तो जो इब्राहिम लोदी था उसको कोई लेना ही देना नहीं था, ठीक है। तो अब सोचिए कि अब एक शासक है, अब एक शासक पूरे भारत पे अगर राज कर रहा है तो उस राज कर रहा है तो लेकिन अपना सीमा सुरक्षा जो है, जैसे आज कहते हैं कि आज एक सरकार है, लेकिन उस समय कोई एक सरकार नहीं थी, ठीक है। और कई बार यह भी मिलता है, मूल यही मिलता है कि जो ये कोचीन पे, कन्नूर पे और गोवा पे जब पुर्तगालियों का कब्जा हुआ तो इसके पीछे का एक मूल वजह यह भी था कि इस इलाके में रहने वाले जो जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी शासक थे, वो आपस में ही कहीं ना कहीं लड़ रहे थे, ठीक है। तो आपसी झगड़ा जो है उनका, ये कहीं ना कहीं पुर्तगालियों को एक बेहतर मौका प्रदान किया कि केरल के जो आसपास के, केरल वाला जो राजा था, तो केरल के राजा और आसपास के जो राजा थे वो हमेशा लड़ते रहते थे। तो हमेशा लड़ते रहते थे तो उसका फायदा कहीं ना कहीं पुर्तगालियों को मिला, और वो पुर्तगाली जो है इस लड़ाई झगड़े का फायदा उठा करके इन एरिया पे कब्जा करने का प्रयास किया। अब ये देखिएगा तो खुद ही जब गोवा पे जिस समय अल्बुकर्क था, तो अल्बुकर्क के बारे में एक चीज और नहीं बताया मैंने आपको। अल्बुकर्क इतना चालाक था, इतना चालाक था कि उसने सोचा कि कैसे हम यहाँ के जो शासक है उस शासक के पास जो है कुछ चीजें भेज करके, जैसे कहा जाता है फादर लुई को एक मिशनरी को भेजा गया। भारतीय शासक कौन उस समय कौन था? साउथ इंडिया में कोई ऐसा महत्वपूर्ण शासक था? साउथ इंडिया में ऐसा कोई महत्वपूर्ण शासक, बहुत महत्वपूर्ण शासक था, बहुत विशाल शासक जिसके बारे में कहा जाता है विजयनगर का नाम सुना है? विजयनगर का कौन बहुत शक्तिशाली शासक था? देखिए फैक्चुअल चीज जो है मैंने पढ़ा दिया, अब उसके साथ मुझे ऐड ऑन करना है, तो कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा, तभी आप लोग लिख पाएंगे। तो मैं यही बता रहा हूं कि अगर हम लोग देखें तो साउथ इंडिया में जो कहा गया कि जो विजयनगर साम्राज्य, जो दक्कन का साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य का शासक सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में कृष्णदेव राय था, ठीक है। और कृष्णदेव राय इतना शक्तिशाली शासक था कि वो चाहता तो पुर्तगालियों को एक चुटकी में खदेड़ के भगा सकता था, इतनी पावर थी उसके पास। लेकिन जब गोवा का शासक ने ये गोवा का जो यूसुफ आदिल शाह था, उसने जब एक प्रकार से कहा कि सहायता के लिए, तो उसने सहायता नहीं दिया। सहायता न देने के पीछे का कारण था कि बीजापुर का जो शासक था वो, और बीजापुर का शासक वो घोड़ों का भी व्यापार करता था, और घोड़ों का जब व्यापार बीजापुर का शासक करता था तो घोड़ा कृष्णदेव राय को ना दे करके किसको देता था? जो उसके
आसपास में जो छोटे छोटे राज्य थे, जो मुस्लिम राज्य थे, उनको वो देता था, सप्लाई करता था। और विजयनगर से आपको बहमनी शाह के बारे में नाम सुना होगा, आप लोगों ने सुना है बहमनी शाह। तो बहमनी शाह और अंदर में है, मतलब ये तो हम लोग समुद्र की बात कर रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा सा भारत के अंदर जाकर के भी बात करें, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन बहुत बड़ा है। तो उस समय कहा गया कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों में लगातार जो है वो झगड़ा चलता था। और इस झगड़े में बीजापुर का शासक जो था, वो बीजापुर का शासक अच्छी क्वालिटी का घोड़ा किसको देता था? तो बहमनी साम्राज्य को देता था। विजयनगर को बहुत कम घोड़े मिलता था, ठीक है। लेकिन फिर भी विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेवराय जो था, वो कहीं ना कहीं काफी शक्तिशाली शासक था, तो वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो ये बात जब पता चला कि कहीं ना कहीं पुर्तगाली आ गए हैं भारत में और गोवा पे कब्जा कर लिया है, और गोवा का कब्जा कर लिया है, तो वहां का शासक ने सोचा कि अगर विजयनगर शासक से, विजयनगर साम्राज्य के शासक से अगर सहायता मिल जाए तो पुर्तगालियों को आसानी से गोवा के बाहर खदेड़ सकते। लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा तब आई जब कृष्णदेवराय ने इसको देने से, ऐसा करने से मना कर दिया। मना इसलिए भी किया क्योंकि अगर फिर से गोवा पे कब्जा हो गया होता इनका, बीजापुर के आदिल शाह का, तो हो सकता था कि फिर आगे आने वाले समय में जो घोड़ों का व्यापार होता, तो उसमें भी कहीं ना कहीं विजयनगर शासक को ना दे करके वो बहमनी साम्राज्य को ही देता। मुस्लिम वाली जो स्थिति, इस्लाम वाली स्थिति, उसके कारण भी था। अब कृष्णदेवराय को यह भी पता था कि पुर्तगाली जो है अगर इस पे कब्जा हुआ, और चूंकि होमुर्ज पे भी कब्जा हो चुका था, तो फारस से ही मेनली घोड़ा आता था। गोवा जो आता था घोड़ा, अच्छी क्वालिटी का घोड़ा, वो फारस की खाड़ी से जाता। तो ये गोवा पे एक प्रकार से कब्जा हो जाता, तो कहीं ना कहीं होमुर्ज पे कब्जा किसका हो चुका था? पुर्तगालियों का। तो अब घोड़े के व्यापार कौन करेगा? पुर्तगाली करेगा। तो अगर पुर्तगालियों के साथ संबंध विजयनगर शासक का अच्छा रहेगा, तो घोड़ा किसको मिलेगा? विजयनगर साम्राज्य को मिलेगा। और ये हुआ भी। और ये मौका देखा अल्बुकर्क ने, क्या किया, एक मौका देखा इसने, क्या किया कि एक पूरा ईसाई मिशनरी जो है विजयनगर साम्राज्य, ये जो विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य के पास फादर लुई के नेतृत्व में एक ईसाई मिशनरी जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क विजयनगर भेजता है। विजयनगर, जहां कौन था, क्या नाम बताया था अभी? कृष्णदेव राय शासक था। तो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई के अध्यक्षता में एक जो है ईसाई मिशनरी कहां भेजा? कृष्णदेव राय के दरबार में। और कृष्णदेव राय के दरबार में भेज करके उसने कहा कि हम अगर मैत्री संबंध स्थापित करें, तो जो विजयनगर साम्राज्य को जिन घोड़ों की जरूरत है, उन घोड़ों की पूर्ति जो है वो आपको कौन कर सकता है? पुर्तगाली कर सकता है। तो विजयनगर शासक को भी, कृष्णदेव राय को भी लगा कि भैया अगर हमारे पास अगर उच्च क्वालिटी का घोड़ा आ जाए, तो हम जो युद्ध करते हैं, तो युद्ध में हमें जीतने की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो विजयनगर साम्राज्य, चूंकि पहले बहमनी साम्राज्य को मिलता था, लेकिन अब अगर विजयनगर साम्राज्य को मिलने लगेगा, तो उससे क्या होगा? उससे एक प्रकार से विजयनगर साम्राज्य और मजबूत होगा। तो यही एक बड़ी वजह रही। अब इसमें इसीलिए कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने अगर कब्जा किया, तो इसके कब्जा करने के पीछे का वजह जो है आपसी रंजिश, जो है आपसी झगड़ा, भारतीय राजाओं के बीच में जो आपसी झगड़ा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना। अब ये देखिए, अब एक और बात आगे चल करके आएगा। ये जब विजयनगर साम्राज्य जो था, वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपसी रंजिश के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि विजयनगर साम्राज्य इन सब इलाकों का ना, एक प्रकार से आप कहें
तो रक्षक के रूप में काम करता था, रक्षक के रूप में काम करता, क्योंकि अगर कोई एंट्री करना चाहता था ना अंदर, ये पुर्तगालियों को बाहर ही रहना पड़ा। आज तक उन्होंने मतलब 200 सालों तक शासन किया, लेकिन कभी भारत के स्थलीय भाग जो है उसमें वो एंट्री नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर वो एंट्री करने का प्रयास भी करता ना तो शासक नहीं छोड़ता, इसलिए एंट्री नहीं करने दिया। तट पे ही ज्यादातर रहा, जितनी तटीय इलाका है, जितनी बंदरगाह वाले इलाका है, उन्हीं बंदरगाहों पे और तटीय इलाका पे ज्यादातर पुर्तगालियों का कब्जा रहा, लेकिन अंदर घुसने कभी नहीं दिया। इसलिए भी घुसने नहीं दिया क्योंकि प्रयास किया था, प्रयास जरूर किया था पुर्तगाली, लेकिन इतना अटैक्स हुआ, हाँ इतना अटैक हुआ कि अंततः उसको पुर्तगालियों को ये त्यागना पड़ा कि भैया भारत के अंदर मत घुसो, अगर घुसे तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो तटीय क्षेत्र में ना, तटीय क्षेत्र तो वो भी तो स्थल में ही आ गया, लेकिन अंदर का इलाका, तट के अंदर का इलाका पे कभी कब्जा पुर्तगालियों का नहीं हुआ। और हालांकि इनका ये भी कहना था कि हम ज्यादातर विश्वास किसमें कर रहे हैं, समुद्री साम्राज्य में, समुद्री व्यापार पे कंट्रोल करने का। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने तट के अंदर कभी घुसने का मतलब प्रयास तो किया, लेकिन वो असफल रहे। ठीक है, तो मुंह की खानी पड़ी, कई बार हार भी हुआ। तो बहुत इंटरनली आप राजमोहन गांधी की अगर किताब पढ़े तो उसमें हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कई जगह पे मिलेगा बात। और छोटी छोटी अगर आप साउथ इंडिया के कुछ बुक्स अगर उठाएं तो उसमें भी छोटे छोटे राजाओं के बारे में मिलेगा। और पुर्तगालियों ने जब अटैक किया तो कई राजाओं ने हराया, जब उसको घुसने ही नहीं दिया, तो वो समझ गया पुर्तगाली कि अब इसको अंदर घुस पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपने व्यापार पे ध्यान दिया जाए। तो एक व्यापार जो दूसरा हो सकता था मसालों के अलावा, मसालों के अलावा अगर कोई व्यापार हो सकता था तो घोड़ों का व्यापार जो था वो बहुत फायदेमंद था उस समय, इसीलिए होमुर्ज पर कब्जा किया गया था। होमुर्ज पर कब्जा करके पूरा घोड़े का जो व्यापार था ना वो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों ने कंट्रोल में ले लिया था, और उसको भारतीय शासकों से बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता था। क्लियर है? तो कृष्णदेव राय के दरबार में फादर लुई को भेजा, और फादर लुई को भेज करके कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास किसके साथ किया, विजयनगर साम्राज्य के साथ। अब ये दूसरी बात है, आप ध्यान रखिएगा कि चूंकि इस इलाके में अगर चाहे तो कोई गड़बड़ी ना हो पाए तो विजयनगर साम्राज्य का शासक नहीं होने देता, लेकिन फिर भी उसकी कुछ न कुछ अपनी जो जरूरतें थी उस वजह से जो है जब गोवा पे कैप्चर किया तो दोबारा विजयनगर साम्राज्य का शासक ने हस्तक्षेप नहीं किया। क्लियर हो गया? अब इसमें एक बात और है, आगे चल करके आप देखिएगा तो विजयनगर साम्राज्य, चूंकि ये छोटे छोटे जो राज्य थे ना अंदर वाले, जैसे बीजापुर का नाम सुना है, गोलकुंडा का नाम सुना है, उसके अलावा दो नाम तो बता दिया मैंने, उसके अलावा बताओ। बीजापुर, गोलकुंडा दो हुआ, और बीदर का नाम सुना है, बरार, बीदर, बरार, ये सब जो है, ये 4-5 जो आपको इलाके मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे, जो कहा जाता है कि बहमनी साम्राज्य जब समाप्त हुआ तो बहमनी साम्राज्य के समाप्त होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में वो राज्य बट गए थे। तो गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार, ये सब था। अब इन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि जो आपस में जब लड़ते थे तो ये चारों जो है एक साथ, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, तो ये चारों मिल करके क्या किया, विजयनगर साम्राज्य पे अटैक करता था। ठीक है, और ये चारों मिल करके जब अटैक करता था तो लगातार तो विजयनगर से युद्ध होता ही था। अब इस युद्ध में क्या किया कि अगर एक युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध, आप लोग को पता होगा विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति में एक बड़ा युद्ध हुआ था, तो वो था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध इसी दौरान होता है जिस समय पुर्तगाली आपको लगातार अपने पुर्तगाली साम्राज्य बनाने में व्यस्त रहता है, उसी समय तालीकोटा का युद्ध होता है। आपको बीजापुर, गोलकुंडा और दो राज्य था उसको एक साथ इधर
और दूसरी तरफ विजयनगर। इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो विजयनगर जो साम्राज्य है वह हार जाता है। चूंकि कृष्णदेव राय शासक उस समय नहीं था, कोई और शासक था, वो उतना अधिक शक्तिशाली नहीं था, उसके वजह से कहा जाता है कि जब विजयनगर साम्राज्य जब हार जाता है तो हारने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, ये चारों शासक मिल करके विजयनगर को हरा तो देता है, लेकिन आगे चल कर के यही जो छोटे छोटे राज्य है वो बर्बाद भी हो जाते हैं। अब बर्बाद क्यों होता है? तो बर्बादी के पीछे का कारण, अगर कोई विदेशी भारत में एंट्री करना चाहता था तो उसको रक्षक के रूप में कौन काम करता था? विजयनगर। ठीक है, तो विजयनगर का जितना सामंत था वो ज्यादातर लोगों को रोक के रखता था। लेकिन चूंकि तालीकोटा का युद्ध जब हुआ तो विजयनगर को क्या किया गया? हरा दिया गया, और विजयनगर साम्राज्य ही क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो जो रक्षक था इस इलाके का, वो रक्षक क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया तो अगर कोई एंट्री करेगा तो कौन बचाएगा? कोई बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा ना। तो अंततः यह भी होता है कि आगे चल करके बीजापुर की भी समाप्ति, गोलकुंडा भी आगे चल करके डाउन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आगे चल करके आप देखिएगा कि ब्रिटिशर्स के बाद, इस पुर्तगाली के बाद जब डच आया तो डच ने भी एक प्रकार से कंट्रोल किया, और डचों से सबसे ज्यादा आगे अगर कोई निकला तो फ्रांसीसी, जिसने बीजापुर के शासक को भी हराया था। ठीक है, बीजापुर के शासक को भी हराया था और साथ में गोलकुंडा के। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो विजयनगर एक प्रकार से रक्षक के रूप में काम करता था, जब इन दोनों के बीच में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का जो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बटा था, बीजापुर, गोलकुंडा वगैरह, इनसे जब युद्ध होता है तो विजयनगर को हराने के बाद यही छोटे छोटे राज्य जो है अब असुरक्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रक्षक है वही मर चुका है, अब वही साम्राज्य समाप्त हो चुका है, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? तो तालीकोटा के युद्ध में न सिर्फ बीजापुर गोलकुंडा ने विजयनगर को हराया, बल्कि भारत के एक रक्षक को भी लगभग समाप्त कर दिया। और उसके रक्षक को जब समाप्त किया तो जो यूरोपियंस व्यापारी थे उनके लिए भारत में एंट्री करना ज्यादा आसान हो गया। इसीलिए आगे चल करके जब फ्रांसीसी जो डुप्ले आप अगर पढ़ेंगे तो डुप्ले जो है वो बीजापुर के शासक को हराता है, और डुप्ले के साथ साथ आगे आने वाले जब दोनों के बीच में ब्रिटिश और किसके बीच में? फ्रांसीसी के बीच में आप तीनों फ्रेंच एंग्लो वार पढ़ेंगे तो इन तीनों वार में अंततः हार तो फ्रांसीसी की होती है, लेकिन हार सिर्फ फ्रांसीसी की ना होकर के भारतीय शासकों की भी हार होती है। ठीक है, उसमें दोनों चीज छिपा हुआ रहता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बिदर है। हाँ, बहमनी नहीं, बहमनी साम्राज्य पे मतलब एक प्रकार से वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था। और दूसरी तरफ कौन? विजयनगर साम्राज्य। एक तरफ ये चार राज्य थे, बरार, ठीक है, चार, और इसमें आपका विजयनगर, दूसरी ओर कौन? विजयनगर साम्राज्य। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अंदर घुस के काप के, कोई बात नहीं, अभी मत समझो। अब ये वाला, अच्छा आज नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा अंदर घुसे ना, कॉन्सेप्ट वाला है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। अभी चिंता मत करो, अभी पूरा पढ़ोगे ना, इसके बाद जब पढ़ाऊंगा एंग्लो फ्रेंच वार जब पढ़ाऊंगा ना तो कुछ चीजें वहां पे भी क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि एंग्लो फ्रेंच वार के टाइम में भी आपको कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य वाला वो चीजें पढ़ाऊंगा तो एड ऑन हो जाएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत लग रहा हो। पहले ये बताइए कि पहली बात मैंने जो बताया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसका क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ इधर बताइए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो गवर्नर था उसके बारे में बताया, वो क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब आया तो इसने जो चीज अपनाया था
वो क्या क्या किया, कब्जा गोवा पे, मलक्का पे, हामुर्ज पे, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या बताया, जो विवाह की प्रणाली थी, विवाह करने का प्रोत्साहन वो दिया। और तीसरा, फादर लुई को किसके साम्राज्य में भेजा था, विजयनगर साम्राज्य के पास, मतलब कृष्णदेव राय के पास भेजा था। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? तो यही 3 इसका मेन है। अब अंदर जो वाली बात है ना, वो बाद में जब पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोग। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि कहीं ना कहीं गोवा पे जो कैप्चर किया गया, और गोवा के साथ साथ आपका कौन और था, कोचीन और कन्नूर, तो भारतीय बंदरगाहों पे ही पुर्तगालियों का क्यों अधिकार हो पाया? क्यों भारतीय सक्षम, क्या भारतीय सक्षम नहीं थे कि उनको रोक सकते थे? सक्षम थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी जो रंजिश थी, आपसी जो झगड़ा था, उसके वजह से कहीं ना कहीं पुर्तगाली ज्यादा सफल हुए और भारतीय उनको रोक नहीं पाए। ये पूरा कंक्लूजन क्लियर हो गया। अब वो आपसी रंजिश किसके किसके बीच था? तो बीजापुर का शासक गोलकुंडा और बहमनी जो साम्राज्य का जो छोटा छोटा जो इलाका था उसका, और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लगातार युद्ध हो रहा था। तो इंटरनली जब पढ़ाऊंगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? हो गया, टाइम हो गया 10:44। देखो सर आए हैं। क्या हुआ, लिख लिए हो ना? लिखवा दो। जो चीज बता रहा था वो चीज क्लियरली आज लिख दिया हूं, ताकि आप लोग को दोबारा ना लिखाना पड़े। तो अब मैं ऐसे ही चलूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं आया सर? अच्छा हाँ, आज तो टेस्ट है ना इन लोग का। कहाँ क्लास कहाँ होगी? सर तो बोल के गए। ओ, तो अच्छा 10-5 मिनट हो सकता है, 5-10 मिनट है। अच्छा ठीक है, तब आप लोग पानी वानी पी लो, 2-4-5 मिनट में सर आ जाएगा, ठीक है।